एग्जीक्यूशन आया था उसने मतलब खुश रहो बेटा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बैठिए। हाँ जी, थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है आईनी का, वो करके फिर हम क्या करें, फिर इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बफर में लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस तो बहुत सारे कर लिए थे। जेई मेंस से पहले की बात बता रहा हूं। तो बफर की पीएच कैसे निकालते हैं,
फिर मिक्सिंग वाले क्वेश्चन के आपस में अगर दो एसिड या बेस को मिक्स कर रहे हैं तो पीएच कैसे निकलेगी, कभी बफर बनता है, कभी सॉल्ट बनता है, कभी कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। उसी के एक पार्ट और है या दो पार्ट और कह सकते हो आप। चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन की पीएच भी चेंज होती है अगर आप उसमें बाहर से कुछ एसिड या बेस डालते हो तो। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि वो जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है। मान लेते हैं एसिटिक एसिड और CH3CONA का कोई बफर है। एसिड की कंसंट्रेशन को हम ए से लिखते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हम एस से लिखते हैं। अब अगर इसमें हम बाहर से H+ आयन ऐड करें तो H+ आयन के साथ कौन रिएक्ट करेगा इन दोनों में से? CH3CONA। बेसिकली Na+ की तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो रिएक्ट कौन करता है? एसीटेट आयन। किसके साथ? H+ के साथ। तो जो H+ हम डाल रहे हैं वो पूरे के पूरे रिएक्ट कर जाएंगे। ऑलरेडी इसकी कंसंट्रेशन है S, इसकी कंसंट्रेशन है A। मान लो इसके कितने मोल्स डाले आपने? X। ये रिएक्ट कर जाएंगे। तो अब इसकी कंसंट्रेशन S- X और इसकी A+ X। यानी जो pH पहले pH इक्वल्स टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड थी, अब वो pH कैसे निकलेगी? pKa प्लस log S+X अपॉन या -X अपॉन A+। और यही अगर हम OH आयन डालेंगे H+ के बजाय OH आयन, तो वो OH आयन किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिटिक एसिड के साथ। इसके तो कम होंगे और इसके, यानी यहां माइनस तो यहां प्लस और यहां प्लस तो यहां माइनस। पीएच में कितना चेंज होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये X जो है A और S के रेस्पेक्ट में कितना है। अगर S के रेस्पेक्ट में X बहुत कम है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो आप कह सकते हो पीएच में बहुत कम चेंज हो। हाँ, वैसे भी कम चेंज होगा क्योंकि आप लॉग ले रहे हो इसका। यानी आप सोचो लॉग, अगर ये 10 टाइम्स रेशियो 10 टाइम्स चेंज होता है तो इसमें कितने का चेंज आएगा? 1 का। तो ये पूरा इस पर डिपेंड करता है कि पीएच ये 1 और pH 2 में डिफरेंस कि X का इस S और A पर कितना इफेक्ट। तो क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। आपको A की वैल्यू दे रखी होगी, S की वैल्यू दे रखी होगी, X की वैल्यू दे रखी होगी और आपको pH में चेंज निकालना। राइट? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। फाइंड या a buffer solution, a 1 liter buffer solution is prepared by mixing 1 mole each of HA and NaA, given pKa equals to 4। क्या फाइंड आउट करना है? ए पार्ट pH ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसकी pH। बी पार्ट चेंज इन pH if 1/3 mole HCl is added, और C part change in pH if 1/3 mole NaOH is added। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक इन द सेंस कि हाँ, और कुछ चेंज हो नहीं सकता। एग्जाम में भी आप देखो अगर इस तरह से आएगा तो क्वेश्चन इसी तरह से ही होगा।
ज्यादा कि मैंने 1 लीटर लिया है, वो हो सकता है कहीं 2 लीटर हो या 3 लीटर हो, ये एक चेंज वहां पर और किया जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 लीटर से जैसे ही वॉल्यूम कुछ और होता है गड़बड़ चालू हो जाती है। क्योंकि 1 लीटर होता है तब तक तो मोल्स कंसेंट्रेशन सब बराबर रहती है, तो लाइफ बड़ी आसान है। तो एग्जाम में ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ कि अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में जहां वॉल्यूम 1 लीटर है और फिर एक और क्वेश्चन आ जाए मान लो उसी तरह का जिसमें वॉल्यूम 400-500 ml है, 50% आउट। पहले पार्ट का आंसर बताओ, थोड़ा तेज बोलो यार, और तेज बोल सकते हैं तो वो भी बोल दो। 4 फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्यों? एसिड और सॉल्ट के मोल्स बराबर है? नहीं, ये तो बफर ऑलरेडी है, अब उसमें क्या डाला? HCl डाले। ऑलरेडी तो एसिड बेस कुछ और है, HCl या NaOH, मतलब क्या डाल रहे हैं हम? H+ और OH-। जल्दी जल्दी बताओ आंसर। फर्स्ट पार्ट का तो 4, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, बहुत आसान। नहीं आसान है? कुछ नहीं करना है, एक बार ऊपर +1/3 तो यहाँ -1/3 और ऊपर -1/3 तो यहाँ 1/3, बट रटना मत, समझ के करना। फिर कब प्लस कहाँ होगा कब माइनस कहाँ होगा। HCl डालोगे तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? HA और Na में से। HA तो एसिड है, उसके साथ तो एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, तो Na के साथ रिएक्ट करेगा, तो Na के मोल्स कम हो जाएंगे और HA के बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, यही कर देता हूं। pH = pKa, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 लॉग सॉल्ट के मोल्स भी 1, एसिड के भी 1, तो ये आंसर आ गया 4। सेकंड पार्ट में 4+ लॉग HCl डाल रहे हो तो सॉल्ट के मोल्स कम होंगे, 1- एसिड के मोल्स, यानी 4+ log 2/4, यानी 4 - log 2 यानी 3.7। वैसे लॉजिक ये भी है कि HCl डालोगे, एसिड डालोगे तो pH तो कम होनी है। OH NaOH डालोगे, बेस डालोगे तो pH हमेशा ये कंफर्म है, एसिड डालने से pH कम होगी, बेस डालने से हमेशा pH। तो एक आंसर आ गया 3.7 और थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 4.3। आई थिंक पेपर में एग्जैक्टली याद तो नहीं, बफर के क्वेश्चन भी थे और एक कोई पेपर था जिसमें इस तरह से भी था क्वेश्चन, शायद जेई मेंस में भी था। हाँ हाँ, उसको डिफरेंस ले लो, यानी डिफरेंस भी निकाल सकते हो।
चेंज इन पीएच मतलब पहले 4 थी, अब 3.7 हो गई, तो चेंज कितने का हुआ? एक में -0.3 का और एक में +0.3। देन यहीं पर अब एक टर्म और आती है, ये तो बफर की पीएच में चेंज की बात हुई। अच्छा, इसी का चलो एक पार्ट और देता हूं, डेली पार्ट। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ओरिजिनल वाला ही, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इफ इट इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, यानी 1 लीटर जो सॉल्यूशन था हमारे पास, उसको हमने डाइल्यूट करके उसका वॉल्यूम कितना कर दिया? 10 लीटर। बताओ अब क्या होगा? देखो, मैं तो सारे केसेस आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में किसी पर भी क्वेश्चन बन जाता है, और ये गारंटी जरूर लूंगा कि इसके अलावा क्वेश्चन कुछ और नहीं बनेगा। तो होगी चेंज कैसे? बिल्कुल, यहां से अगर देखा जाए तो अभी भी क्या होगा? 4 प्लस लॉग कंसंट्रेशन तो ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया? 10, क्योंकि सॉल्ट के भी 1 मोल्स थे, एसिड के भी 1 मोल, तो चाहे वॉल्यूम 1 लीटर हो तो भी कैंसिल हो रहा है, 10 लीटर हो तब भी कैंसिल हो रहा है, तो पीएच अभी भी कितनी आ रही है? तो इसका मतलब एक बफर सॉल्यूशन की पीएच डाइल्यूशन पर चेंज नहीं होती। एक पार्ट और करते हैं, pH of solution if it is diluted 10 raised to power 4 times। अब क्या आंसर अभी भी वही रहेगा? 10 टाइम्स और 10 की पावर 4 करूंगा तो यहां पे भी 10 की पावर 4, यहां पे भी 10, लेकिन आंसर नहीं। क्यों नहीं? उसका कारण है कि ये जो हेंडरसन इक्वेशन आपने यूज कर रहे हो, ये इक्वेशन डिराइव कैसे होती है? s प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन a माइनस ए, जहां पर हम x को a और s के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर राइट नाउ देखा जाए तो k दे रखा 10 की पावर -4। तो जब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1:1 थी, तो आपने इस x को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट, और वो नेग्लिजिबल आ भी रहा था, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, x नेग्लेक्ट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आई? 10 की पावर -4, जो कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में बहुत कम। लेकिन अभी जो मैंने ये जो क्वेश्चन दिया, इसमें अब s और a की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर। क्या अभी भी हम इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी अब आप यहां पर हेंडरसन इक्वेशन को ही यूज नहीं कर सकते। जब मैंने हेंडरसन इक्वेशन डिराइव की थी तब भी बोला था कि मोस्टली x नेग्लेक्ट हो जाता है, बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता है। अब आपको पता होना चाहिए ऐसा कब। तो देखिए, जैसे ही किसी क्वेश्चन में बफर है, लेकिन मान लो उसमें कंसंट्रेशन और ये जो k है वो एक दूसरे के जैसे ही कंपेरेबल होने लगे, समझ जाओ अब हेंडरसन इक्वेशन यूज नहीं है। क्वेश्चन आता करेंगे क्या? क्वाड्रेटिक बनेगी और उसको सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कर पाओगे। तो यहां पर कंडीशन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्या कंडीशन है? यानी कंसंट्रेशन और के जो है वो कंपेरेबल है। मान लो कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -4, के भी 10 की पावर -4, कंसंट्रेशन 10 की पावर -3, के भी 10 की पावर -3, तो फिर हेंडरसन इक्वेशन नहीं कर सकते हो। तो यस, यहां से देखें तो बफर की पीएच चेंज हो रही है, सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक ये 0.414 या ऐसा ही कुछ आएगा, एक्स की वैल्यू जो आएगी मेरे हिसाब से 0.414 इंटू 10 की पावर, चेक कर लेना लेकिन करना। तो बफर की पीएच चेंज होती है, लेकिन डाइल्यूशन पर चेंज होती है, लेकिन आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत डाइल्यूट करने पर तो चेंज नहीं होगी, बट बहुत ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो चेंज हो जाए। तो क्वेश्चन में क्लियरली पूछना चाहिए, एग्जामिनर थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर रहा है,
तो आंसर इज नो। पीएच बफर की पीएच में कोई चेंज नहीं हो, बट काफी ज्यादा डाइल्यूशन हो रहा है तो फिर पीएच में चेंज होगा। तो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सॉल्व कर सकते हो। ये ध्यान रखना यहां पर, क्योंकि ये कंडीशन बतानी थी, हर जगह हेंडरसन इक्वेशन नहीं लगती है। कब नहीं लगेगी उसकी कंडीशन भी मैंने बता दी, जब कंसंट्रेशन एंड के आर कंपेरेबल। और हाँ, बराबर के आसपास हो क्या, मतलब 1 रेशियो आसपास ही हो, 1 2 5 10 इसके आसपास, या 1/5 1/10 इस तरह से। कुल मिल उसमें क्या है, बस देखो इससे आंसर गलत तो आएगा नहीं। एक बार आप इससे यूज करो तो अगर इससे आना है तो इससे भी आंसर वही है, तो थोड़ा भी डाउट हो तो इससे कर दो, बात खत्म। एंड फाइनली यहां पर अब मैं एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं। एक बफर सॉल्यूशन, आपसे कोई कहे कि आपको एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बफर सॉल्यूशन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी पीएच में चेंज नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में इसकी बहुत जरूरत होती है, जैसे ब्लड की पीएच ऑलमोस्ट 7.4 के आसपास मेंटेन करनी होती है। CO2 यूज होता है, जो ब्लड में CO2 डिसॉल्व होती है वो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है, और H2CO3 और NaHCO3 का बफर बनता है। और भी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग जगह पर पीएच को अलग अलग मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करते हैं। जैसे ही पीएच में ज्यादा चेंज होता है एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए कभी आप एंटा एसिड खाते हो, इस तरह की टेबलेट्स भी खाते हो, एसिडिटी बढ़ गई साहब, तो ये सारी चीजें तो यहां पर ये होता है कि एक सॉल्यूशन की पीएच अगर मेंटेन करनी तो क्या बनाना होगा, बफर। अब आपसे अगर कोई कहे कि यार आपको एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या सारे बफर की क्वालिटी एक जैसी होती है, या हम कह सकते हो नहीं सर ये बफर थोड़ा ज्यादा अच्छा, देखो सर ये खरीदो या ये ले, मतलब कैसा कुछ है? तो यस, बफर एक अच्छा है, उससे कम अच्छा, ज्यादा अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा बफर ज्यादा अच्छा बफर है? तो क्या सोचते हो, जिसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, मतलब जिसकी पीएच में चेंज कम हो। मतलब आपने दो सॉल्यूशन लिए, ऐसे ही कुछ भी, मान लो इसमें आपने 1 मोल HCl डाला, इसमें भी 1 मोल HCl डाला, इसमें 1 मोल HCl डालने पर पीएच में चेंज कम हो रहा है, इसमें 1 मोल HCl डालने पर पीएच में चेंज ज्यादा हो रहा है, तो जिसमें कम चेंज होगा वो ज्यादा अच्छा बफर। या यूं कह दो कि इसमें पीएच में 1 का चेंज करने के लिए HCl के ज्यादा मोल्स डालने पड़ रहे हैं, और इसमें पीएच में 1 का चेंज करने के लिए HCl के कम मोल्स डालने पड़ रहे हैं, तो कौन ज्यादा अच्छा बफर होगा? जिसमें ज्यादा मोल्स डालने पड़ रहे हैं वो ज्यादा अच्छा बफर। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन होती है जिसे हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। अब मैं इसके राइट नाउ डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन तो फॉर्मूले पे ही आएंगे। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds अपॉन dph इक्वल्स टू 2.303 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एसिड अपॉन क्या है ये फॉर्मूला। तो बफर कैपेसिटी डिफाइन कैसे होती है, ये जो टर्म लिखी हुई है इसी को हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। ds को हम क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ H प्लस और OH आयन एडेड। हाँ यहाँ कंफ्यूजन होता है सर, ये तो ds लिखा हुआ मतलब एक तरह से चेंज इन मोल्स ऑफ सॉल्ट है, बट यहां से देखो तो सॉल्ट के मोल्स में चेंज कितना होता है, x का। सॉल्ट के मोल्स पहले s थे, अब हो गए इतने, तो चेंज कितने का हुआ, x, और x क्या है, H प्लस या OH आयन जो हमने डाले थे।
तो ds को क्या बोलोगे? मोल्स ऑफ H प्लस और OH आयन एडेड पर यूनिट चेंज इन pH। डिवाइड करते तो ये होता है कि पर यूनिट चेंज इन pH। तो यानी ये टर्म क्या हो गई? मोल्स ऑफ H प्लस और OH आयन एडेड टू चेंज, या पर यूनिट, या पूरा सेंटेंस तो मैं बना, डेफिनेशन ऐसे लिखो इसकी, मोल्स, व्हाट इज बफर कैपेसिटी? तो मोल्स ऑफ H प्लस और OH आयन रिक्वायर्ड टू चेंज द pH बाय 1 यूनिट। तो पर यूनिट pH में चेंज करने के लिए इतने मोल्स आपको क्या डालने पड़ेंगे? H प्लस या OH। जिसके लिए मोल्स ज्यादा डालने पड़ेंगे वो अच्छा बफर होगा, जिसके लिए कम डालने पड़ेंगे वो कम अच्छा बफर होगा। हाँ, है ना? एक यूनिट pH में चेंज करने के लिए जिसमें H प्लस के ज्यादा मोल्स डालने पड़े उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा बफर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जहां पर S क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, A क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी वो ज्यादा अच्छा बफर हो। तो यहां से आप ये फॉर्मूला यूज करके एक बफर की बफर कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें भी मैं एक पॉइंट बता दूं और, ठीक है, फॉर्मूले से अब मान लो मैंने आपको दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 बफर है, बताओ कौन सा बफर सबसे अच्छा है? तो आप कहोगे सर वैल्यू निकाल लेंगे, जिसके लिए वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो अच्छा बफर होगा, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा वो अच्छा बफर। लेकिन दूसरा थॉट आता है कि यार बनाने से पहले ही हमें पता चल जाए कि यार कैसे मिक्स करूं, कैसे बनाऊं कि ज्यादा अच्छा बफर होगा। एक तो आपने बनाया फिर फॉर्मूला लगाया, मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाएं। तो मैं आपको बताता हूं ये बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होगी अगर उसकी बात करें। तो एक तो क्या है कि जितनी ज्यादा सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन होगी उस बफर की बफर कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। उसका लॉजिक भी है, अगर आपने S और A की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली तो X उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, आपको लग रहा है कि सर बफर की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो मेरे से पूछोगे तो क्या बोलूंगा? यार एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, बफर कैपेसिटी बढ़ जाए। लेकिन यूं कह दो कि ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। वो कहना ना, क्वांटिटी बढ़ा के आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो तो ठीक है यार, मजा तो तब है कि बिना क्वांटिटी बढ़ाए क्वालिटी बढ़ाओ। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपको एक बफर बनाना है लेकिन उसमें फिक्स कर दिया कि एसिड और सॉल्ट के टोटल मोल्स जो हैं 10 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, ये फ्रीडम है कि एसिड का 1 ले लो तो सॉल्ट के 9, एसिड के 2 तो सॉल्ट के 8, इसके 3 तो उसके 7। अब मुझे बताओ कि आप किस रेशियो में इसको मिक्स करोगे? 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, या 5 और 5? ये सारी वैल्यूज पुट करके देख लो, इस वाले केस में बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा आती है। यानी एक लाइन हम यूज करते हैं, लेकिन मैं उस लाइन में एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, इफ टोटल मोल्स ऑफ एसिड प्लस सॉल्ट आर कांस्टेंट, then for maximum buffer capacity A should be equals to S। एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। ज्यादातर जनता क्या बोलती, बफर कैपेसिटी कब ज्यादा होगी? जब एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बराबर होगी। लेकिन उसमें एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, जब टोटल मोल्स कांस्टेंट हो। उसका कारण बता देता हूं मैं। लेट से मैं आपसे कहता हूं कि मैं ये 3 बफर बना रहा हूं, बफर 1, बफर 2, बफर 3। एसिड के मोल्स और
इसमें एसिड 10, ये 15, यहां पर ये 8 और ये 2, और यहां पर ये 5 और 5, ये 3 बफर बनाए मैंने। किसकी बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी? B1, B2, B3? B1 या B3? बोलो बोलो बोलो। B1। क्यों? क्यों? उसमें एसिड और सॉल्ट के मोल्स तो बराबर नहीं है। वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पर 10 2.303 तो सब में ही कॉमन है, तो डिवाइड बाय 25, 150 डिवाइड बाय 25 कितना आया? 6। जबकि यहां अगर आप पुट करोगे तो 5 × 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? 2.5। यहाँ 6, यहाँ निकाल के देखो और कम। होता क्या है, जनता को लगता है सर यहाँ एसिड और सॉल्ट के मोल्स बराबर, इसकी बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा। इसको और इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी टोटल मोल्स कितने हैं? 10, यहाँ पे भी 10। तो जहां एसिड और बेस के मोल्स बराबर होंगे वहां बफर कैपेसिटी ज्यादा। बट इन दोनों को इससे कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ टोटल मोल्स अलग है, यहाँ टोटल मोल्स अलग। समझ में आई बात? क्या कहना चाहता है? जो जेई देता है उसमें से मुझे लगता है कि बहुतों को ये स्टेटमेंट पता है कि एक बफर की बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब एसिड और सॉल्ट के मोल्स बराबर होगा। बट ये आधा अधूरा स्टेटमेंट है, रिस्की स्टेटमेंट है। इसके साथ में बोलना पड़ेगा ये कब? जब टोटल मोल्स कांस्टेंट हो। जहां टोटल मोल्स कुछ और हो गए फिर आपको फॉर्मूला लगा के ही देखना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा कौन सा है? फिर उसके बाद B3, फिर उसके बाद B2। लिख लो। डन। तो चलिए हेडिंग डालिए इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। हाँ जी, तालियां बज गई। आयनिक आयनिक खत्म है। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, ढंग से पढ़ लो आयनिक। आपको लगेगा यार क्यों ये ऐसा, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जेई एडवांस के क्वेश्चन तक आप आसानी से कर सकते हो अगर आप चेक कर लो पुराने क्वेश्चंस। बस ठीक है, हाँ उसके लिए 2-3 बार उसको आप 2-3 बार रिवाइज जरूर करना पड़ेगा उन चीजों को। ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ा और तब भी हो जाएगा, तो नहीं होगा। एक बार दो, एक बार पूरा, एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन, कम से कम एक बार अच्छा पढ़ा, फिर क्वेश्चंस किए, दूसरी बार उसका अच्छा से रिवीजन किया। क्यों नहीं होंगे? सारे क्वेश्चन होंगे।
आसानी से होंगे, आपको लगेगा कि यार ये तो वही वाली चीज है, रिपीट कर पाओगे, बफर की पीएच निकालनी है, बट खुद सोच लो कि 2 बार ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, होमवर्क ढंग से किया है या नहीं किया। उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। अगेन देखा जाए तो चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस, जेई मेंस में फिक्स है एक क्वेश्चन आना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, कहीं कोई ज्यादा घुमाया नहीं जाता। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हाँ, आयनिक हो गया या थर्मो हो गया, उसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो चैप्टर जो है वो आसान है। आसान इसलिए कि यहाँ पर केसेस नहीं बनते, एक फॉर्मूला तो वही लगेगा, उसके अलावा कभी बदलेगा। जैसे आयनिक में क्या होता है, कभी पीएचएस से निकालो, कभी बफर, कभी सॉल्ट, कभी के, कभी KW/K, कभी कुछ नेग्लेक्ट करना है नहीं करना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चैप्टर के 3 अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट गैल्वेनिक सेल, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा पार्ट कंडक्टेंस। ये तीनों अलग अलग पार्ट है। तो बेसिकली चैप्टर का टारगेट क्या है, वर्ड से समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब कुछ करंट से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है, प्लस केमिस्ट्री, यानी केमिकल रिएक्शन से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और करंट से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस होती है और कैसे करंट से केमिकल चेंजेस। तो यहां पर लिखिए, दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, by chemical reaction और जिस एपरेटस में ऐसा होता है जहां केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस होती है, उस एपरेटस को क्या कहा जाता है, एपरेटस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, जिसे डेली लाइफ में हम केवल सेल बोल देते हैं, बट हाँ यहां पर अब आप उसे क्या बोलोगे, गैल्वेनिक सेल। दूसरा, स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस बाय करंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट, और सेल को क्या बोला जाता है या एपरेटस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इवन यूं कह तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब एक हो गया गैल्वेनिक और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक। ये 2 तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, एक में केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे में करंट से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पहला पार्ट हम ये डिस्कस करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और तीसरा पार्ट आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें आएगी, क्या है वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट 3 पार्ट में इस चैप्टर को आप डिवाइड कर सकते हो। जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, क्वेश्चंस तीनों में से ही आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी जेई मेंस में क्वेश्चन आया था कंडक्टेंस से, सेम क्वेश्चन 2006 जेई एडवांस में वो आ चुका है। जेई एडवांस का 2006 का क्वेश्चन जेई मेंस में था वो, वैसे वो क्वेश्चन टफ था, मतलब जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो टफ हो, जो उन्होंने जेई मेंस में दे दिया। एक डेटा अलग था केएसपी का, बाकी सारे डेटा जो है वो एक जैसे वही थे। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे।
लेकिन ये तीनों पार्ट में एक टर्म तीनों में कॉमनली यूज होती है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इवन ये टर्म इनऑर्गेनिक में भी अच्छी खासी यूज होती है। जब आप बात करते कौन पहले डिपॉजिट होगा, कौन बाद में डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसका डेटा होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा को ही अरेंज जब करते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो ऊपर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो नीचे, तो उस सीरीज को ही, उस टेबल को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो पहले देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई जिंक का सॉल्यूशन है, जिंक का सॉल्यूशन है मतलब Zn+2 का, चाहे तो जिंक सल्फेट ले लो, है ना, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड, और उसमें हमने जिंक रोड को डिप कर दिया। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें जिंक रोड को डिप कर दिया, और अब यहां पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। तो हम क्या देखते हैं कि इस मेटल से, यानी जिंक की रोड से, जिंक ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज हो यानी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसी मेटल रोड पर रह जाते हैं, और ये जो जिंक आयन है ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी एक्वस। अपने आप होता है ये, हम कुछ नहीं करते। मेटल की अपनी टेंडेंसी है, जिंक ऑक्सीडाइज होके कहां चला जा रहा है? सॉल्यूशन। इनफैक्ट रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है तो बैकवर्ड में भी आती है। हाँ, लेकिन फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी कम, बैकवर्ड में आने की, सॉरी, फॉरवर्ड में आने की टेंडेंसी ज्यादा, बैकवर्ड में कम। लेकिन धीरे धीरे बैकवर्ड की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है, और थोड़ी देर के बाद ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम आता है तब तक कुछ जिंक आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुके हैं, जिसके कारण इस सॉल्यूशन पर नेट पॉजिटिव चार्ज और इस मेटल रोड पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या जब भी किसी मेटल रोड को आप किसी सॉल्यूशन में डिप करोगे, क्या हर जगह ऐसा ही होगा? नहीं, ये मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। जैसे अगर हम जिंक के बजाय कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करें, तो यहां पर इसका जस्ट उल्टा होता है। सॉल्यूशन में से जो Cr+2 आयन है वो जो है मेटल रोड पर जाते हैं। मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे, ओवरऑल न्यूट्रल है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी यहां से सॉल्यूशन में से कौन से आयंस निकल गए? Cr+2। तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कॉपर के कंपैरेटिवली ज्यादा, तो सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस मेटल रोड पर नेट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Cr+2 आयंस जाके क्या हो रहे हैं? डिपॉजिट हो रहे हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ समझ में आया? सल्फेट आयन ज्यादा हो गए, कॉपर आयन यहां से निकल के यहां चले गए, तो यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब डिपेंड करता है मेटल टू मेटल, कहीं ऐसा होगा तो कहीं ऐसा होगा, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कहीं पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। बट हाँ, इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस तभी डेवलप होगा जब हम किसी मेटल रोड को किसी सॉल्यूशन में डिप करें? ऐसा नहीं है। इवन अगर आप एक जिंक रोड को एक कॉपर रोड से कनेक्ट कर दो, ये जिंक है और ये, यहां पर भी जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपने आप को Zn+2 में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन इस बार मेटल में से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो कॉपर की तरफ आ जाते हैं, और Cr+2 को क्या कर देते हैं? रिड्यूस। यानी इस एंड पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। जहां पर भी आप दो सब्सटेंस को ज्वाइन करोगे, चाहे वो दोनों सॉलिड हो, चाहे वो दोनों, यानी दोनों में से कोई एक सॉलिड और एक लिक्विड हो, हम ये बोलते हैं जहां एक इंटरफेस बनेगी, ये इंटरफेस है जहां पर दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये भी एक इंटरफेस है।
ये भी एक इंटरफेस है, जहां एक इंटरफेस बनेगी वहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट होगा, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह जनरेट होगा, हाँ, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम बात करते हैं वो मेनली अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, एक मेटल रॉड और उसी का सॉल्यूशन, यानी जिंक की रॉड जिंक का सॉल्यूशन, कॉपर की रॉड कॉपर का सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जा सकता है, ये जिंक का है, ये किसका है, कॉपर। यहां पर प्रॉब्लम है कि इसमें जिंक का भी कंट्रीब्यूशन है, तो आप इसको बस किसी एक का नहीं बता सकते। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जहां कोई ना कोई इंटरफेस बनेगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो पहले और फिर ये तीनों डायग्राम बनाओ। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप between a metal rod and its solution. Metal rod and its solution. Metal rod and its solution. डायग्राम बना लो तीनों ही। देखिए चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो छोटी छोटी चीजें पता करनी होगी, जंप करने से फिर चैप्टर जो है वो पढ़ते भी हैं, टाइम भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा समझ में नहीं। चैप्टर में लास्ट वाला पार्ट नहीं पढ़ो तो चलता है, बट स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट वाला पार्ट नहीं आएगा तो केवल लास्ट वाला पार्ट नहीं आएगा, बट स्टार्टिंग का नहीं आएगा ना, पूरा नहीं आएगा, तो उसको स्किप नहीं किया जा सकता। हाँ, ये स्टार्टिंग का पार्ट जरूर लगता है कि यार क्या करें, इस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आगे का चैप्टर समझने में आसान। चैप्टर की स्टार्टिंग, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो फर्स्ट लेक्चर उसका बहुत इंपॉर्टेंट। इवन बीच का कुछ लेक्चर गायब भी कर दो तब भी चैप्टर आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग का गायब छोड़ दो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो उस चैप्टर में हर जगह यूज होते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। कुछ ना कुछ। अच्छा, आप एक और, सर इससे होता क्या है, एक और डाउट भी आता है, जैसे यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, उससे होता क्या है, इस पोर्शन की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया जो रस्टिंग होती है ना, कोरोजन, वो कहाँ ज्यादा होता है, जहां दो मेटल एक दूसरे को टच करें, जहां जॉइंट्स होते हैं वहां कोरोजन या रस्टिंग सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां आयंस बन जाते हैं, एक ऑक्सीडाइज होके एक रिड्यूस हो गया तो आयंस बन जाते हैं और आयंस की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। आपने बहुत बार शायद नोटिस किया हो, जब हम बोल्ट लगाते हैं ना, बोल्ट, तो आपने देखा हो कभी कभी बोल्ट थोड़े टाइम के बाद लूज पड़ जाते हैं, और क्यों? क्योंकि वहां पर दो बोल्ट और मेटल जहां ज्वाइन होता है उस पार्ट की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे वहां से मेटल रिएक्ट कर जाता है और रस्टिंग के कारण वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर इसीलिए वो थोड़े दिनों के बाद लूज पड़ जाता है। इसीलिए बहुत बार जब हम बोल्ट लगाते हैं ना तो बीच में एक रबड़ की प्लेट लगाते हैं, वाइसर बोला जाता है सर, ताकि दोनों मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा जनरेट होगा। रबड़ प्लेट हो गई, सिरेमिक्स हो गए, इनमें रस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं लगती क्योंकि इनमें इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसीलिए सिरेमिक मटेरियल का यूज ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उनमें कोरोजन नहीं होता, उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती, बट प्रॉब्लम ये कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, मेटल जितने वो स्ट्रेंथ नहीं होती। हाँ, बट धीरे धीरे ऐसे मटेरियल डेवलप किए जा रहे हैं, एक बोला जाता है कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, सिरेमिक प्लस मेटल्स का
कॉम्बिनेशन, उनमें फिर होता क्या कि उनकी स्ट्रेंथ तो मेटल्स के बराबर हो जाती है बट रिएक्टिविटी इतनी नहीं होती। तो खैर वो एक अलग बात है। अब क्वेश्चन आता है, चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वर्ड समझ में आ गया क्या होता है, अब उस वाले पार्ट को छोड़ो, इस पर केवल फोकस करो। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ है, कितना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे मेजर करते हो, वही वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, कनेक्शंस करने पड़ेंगे। जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड मेजर करना है, एक तो इसके बीच में और एक सॉल्यूशन। तो मैं डायग्राम यूं कहता हूं वोल्ट मीटर का ही बना रहा हूं, बट ज्यादा एक्यूरेसी किस में आती है, पोटेंशियोमीटर। बट यू मान लो हमारा वोल्ट मीटर भी पोटेंशियोमीटर की बराबर ही एक्यूरेसी दे रहा है। तो यहां पर आपने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लिया और उसको कनेक्ट कर दिया एक तो इस मेटल रोड से, और दूसरा इस वायर को किसमें डिप कर दिया, सॉल्यूशन। जैसे ही डिप करोगे ये वोल्ट मीटर यहां पर आपको रीडिंग दे देगा कि हाँ ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या ऐसा कहते हैं कि वो इस रिएक्शन के कारण है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने इस वायर को यहां डिप किया, यहां पर भी एक इंटरफेस जनरेट हो गई और यहां पर भी केमिकल रिएक्शन होगी और इसके कारण भी एक पोटेंशियल डिफरेंस और जनरेट होगा। इनफैक्ट थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस इन जॉइंट्स पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा। तो ये जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा ये इन सब का टोटल होगा। चलो मान लेते हैं कि इसका कारण तो बहुत कम है, इसके कारण भी बहुत कम है, इसके कारण भी बहुत कम है, लेकिन इस वायर को तो डिप कर रहे हैं। जैसे आपने इधर जिंक डिप किया, उधर इस तरफ इसका तो होगा, ऐसा थोड़ी कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो इसका और इसका दोनों का टोटल है, नेट। बट हमें तो केवल किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, जिंक का, और यहां से इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब क्या करें? अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वायर को डिप तो करना ही होगा, या ऐसा हवा में लटका दें? जब तक कनेक्शन पूरे नहीं होंगे आंसर रिजल्ट नहीं आए। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि जैसे डिप कर रहे हैं एक नई इंटरफेस जनरेट हो रही है, यानी दो इंटरफेस तो जनरेट हो ही रही है, एक यहां और एक यहां, यानी यूं कहे तो दो वेरिएबल और रीडिंग केवल एक। इसीलिए कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी करोगे कम से कम दो इंटरफेस तो वहां पर बनेगी। हाँ, किसी एक का पता हो तो दूसरे का निकाल सकते हो, बट प्रॉब्लम यह है कि किसी एक का भी, इसका पता करने के लिए तो जुगाड़ किया था, लेकिन दो वेरिएबल, तो जहां पे भी करोगे हमेशा दो वेरिएबल। इसीलिए एज ए रेफरेंस हमने H प्लस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या ले लिया, 0 ले लिया। उसका बताऊंगा अरेंजमेंट कैसा होता है, यानी इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो एक फिक्स अरेंजमेंट हमने ले लिया और मान लिया कि यहां पर कोई जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसको क्या मान लिया, 0 मान लिया। लेकिन और इससे बाकियों का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जिस दिन ये रेफरेंस बदलोगे सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा बदल जाएंगे, सबके बदल जाएंगे। वो कैसे मेजर करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट राइट नाउ पॉइंट ये है कि यस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसका लॉजिक मैंने आपको यहां बताया। समझ में आई मेरी बात? बहुत बार जनता इसको मिक्स कर देती है, कहां से मिक्स करती वो भी मैं बता दूं कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन, ये क्या होता है याद है किसी को थर्मोकेमिस्ट्री में? 0। एंट्रोपी ऑफ H प्लस एक्वस, ये भी क्या होता है? तो पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों 0, तो डेल्टा H फॉर्मेशन 0 सर इसलिए। अरे भाई इसका और उसका कोई, हाँ ये भी 0 है, वो सही बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0 है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होने से ये 0 नहीं और ये 0 होने से वो हमारी इच्छा है।
मैं एक दिन हो सकता है कि रेफरेंस बदल दूं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं है, तो क्या उस दिन ये बदल दोगे? हाँ सर वो बदल लोगे तो ये भी बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग रेफरेंस है, ये अलग रेफरेंस, राइट। तो लिखो, एक लाइन लिखो, absolute value of electrode potential cannot be determined आराम। तो फिर because measuring process creates या creates या generate, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते, creates other interfaces whose electrode potential also appeared in measured value या in observed value। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, बट हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी अभी थोड़ा आगे मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कैसे किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। बट उससे पहले अब एक पॉइंट आता है कि यार एक गैल्वेनिक सेल जो होता है, डेली लाइफ में आप सेल यूज करते हो, मोबाइल में, टॉर्च में, वॉच में, क्या करते हैं हम, सेल लगाते हो और करंट फ्लो करने लगती है। तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्या होता है इन सेल में जो जैसे ही वायर से कनेक्ट करते हैं करंट फ्लो करती है, और वायर से कनेक्ट ना करो तो नहीं कर। तो क्या ऐसा होता है, इनकी वर्किंग क्या होती है, ये कैसे हमें करंट प्रोड्यूस, ये करंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो गैल्वेनिक सेल की वर्किंग, यानी हेडिंग डाल सकते हो, वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। और इसमें जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल से हम इसको समझेंगे क्या होता है। एक डेनियल सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं, मोस्टली जितने भी गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे डेनियल सेल में एक जिंक, एक तरफ जिंक और दूसरी तरफ कॉपर। यस, ये कॉपर की रोड है, ये जिंक की रोड है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अभी पूरा सर्किट तो मैंने नहीं किया है, ओपन रखा हुआ यूं मान लो, बट इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इवन एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि हमें क्या बता देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। गैल्वेनोमीटर क्या बता देगा, करंट की डायरेक्शन, करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही। बट अभी की ओपन है। जैसे आपने जिंक रोड को यहाँ डिप किया, क्या होगा, ये जिंक यहाँ डिसॉल्व होगा, यानी जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn+2, और थोड़ी देर के बाद ये रिएक्शन किस स्टेट में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर क्या होगा, कॉपर +2 सॉल्यूशन में से निकल के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन पर, मेटल रोड पर, यहां पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, यहां पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम, हर एक चीज कनेक्टेड है। वो सुनोगे समझोगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो ये सिचुएशन है, यहां पर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम पर। अब हमने क्या किया, इस की को क्लोज कर दिया। जैसे ही इसको क्लोज किया, इस एंड पर नेगेटिव चार्ज, इस एंड पर ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। ये नेगेटिव चार्ज चाहेगा कि ये कैटाइन इधर आ जाए,
लेकिन केटाइन मतलब कॉपर प्लस 2 आयंस, एक वायर के थ्रू आयंस मूव नहीं कर, तो ये कॉपर प्लस 2 आयंस तो इधर नहीं आ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है एक वायर के थ्रू मूव कर सकते, तो इन इलेक्ट्रॉन पर इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इधर जाए। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये सिस्टम पूरा कहां था, इक्विलिब्रियम पर, यूं कह दो यहां पर आपने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये रिएक्शन, मतलब ये जिंक और डिसॉल्व होगा, यही होगा, यानी जिंक यहां डिसॉल्व होगा, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, जितने यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे वापस से उतने ही प्रोड्यूस हो, क्योंकि जिंक फॉरवर्ड, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे, यानी जितना नेगेटिव चार्ज कम हुआ था उतना वापस आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे वो यहां पहुंचेंगे, जैसे ही यहां पहुंचेंगे यहां का प्लस चार्ज खत्म कर देंगे, यानी ये इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड, प्लस चार्ज कम होगा तो सॉल्यूशन में से कुछ और कॉपर आयन यहां जाके डिपॉजिट हो, यानी यहां से जैसे ही प्लस चार्ज कम हुआ कुछ और कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे, वापस उतना ही प्लस चार्ज, यहां पर उतना ही क्या हो गया, माइनस चार्ज, फिर से यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेंगे यहाँ का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा, तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड, ये सब अपने आप हो रहा है, आप किसी को धक्का नहीं दे रहे हो या खींच नहीं रहे हो, सब अपने आप हो रहा है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ये इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में आएगी, यानी हो क्या रहा है, नेट ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आ रही है, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में आ रही है, और इस वायर के थ्रू किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, ये होता रहेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये फॉरवर्ड में आएगी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, कब तक, जब तक यहां जिंक है, जब तक यहां सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 आयंस है, ये रिएक्शन होती रहेगी, इस वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इसकी अपोजिट, यानी जैसे ही वायर से कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी सेल आप यूज करो, चाहे लिथियम आयन बैटरीज, चाहे लेड स्टोरेज कार में यूज करते हैं, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, एक जगह होता है ऑक्सीडेशन और दूसरी जगह होता है रिडक्शन, यानी एक जगह इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह आप इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह लेके जा रहे हो, किससे लेके जा रहे हो, एक वायर के थ्रू, यानी उस वायर में करंट फ्लो कर रही है, समझ में आ रही मेरी बात। तो हर सेल में ऐसा ही होता है, दुनिया का कोई भी सेल, गैल्वेनिक सेल उठा लो, एक जगह ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह रिडक्शन, जिस जगह पर होता है ऑक्सीडेशन उसे कहा जाता है एनोड, जिस जगह होता है रिडक्शन उसे कहा जाता है, यानी एक सेल के दो हाफ सेल हो गए, ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल, एक हाफ सेल को एनोड, दूसरे हाफ सेल को कैथोड, हाँ बट यहां पर देखा जाए तो इस एनोड पर जो चार्ज है नेगेटिव, और कैथोड पर, ये सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सही है, गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर प्लस चार्ज होता है। एनोड और कैथोड चार्ज से डिफाइन नहीं होते हैं, एनोड और कैथोड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से डिफाइन होते हैं, यानी एनोड की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि जहां ऑक्सीडेशन हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों में एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वर्किंग है, क्या क्या याद रखना है, यानी एनोड कैथोड, करंट की डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां जाएंगे, एनोड से कैथोड, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो कहां से कहां होगा, एनोड टू कैथोड, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट कैथोड से एनोड। लिखो, डायग्राम बनाओ, डेनियल सेल इसी को बोलते हैं,
ये पर्टिकुलर जो सेल हमने लिया ये कौन सा सेल है? डेनियल सेल। हाँ जी, नहीं इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ, कैसे आएगा वो बताऊंगा। चार्ज अलग अलग होते हैं। इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ऑलरेडी रिएक्शन हो ही रही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इक्विलिब्रियम में नहीं है तब भी रिएक्शन तो हो ही रही होगी। तुम तो ये मान के करो कि अभी इक्विलिब्रियम है, उसके बाद सोचना स्टार्ट करो। नहीं भी होगा तब भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चल, बट अभी समझने के लिए ये सोचो कि ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम में है। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अब अगर आप देखो ना तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सेल अगर बनाना है, यानी कुछ नहीं, एक जगह ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीडेशन होता है देखो वहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और जहां रिडक्शन होता है वहां इलेक्ट्रॉन कंज्यूम। इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दो, उसमें करंट फ्लो कर। हाँ, जरूरी क्या कि ऑक्सीडेशन अलग जगह होना चाहिए, रिडक्शन अलग जगह होना चाहिए। चीजों को बेसिक लेवल से समझोगे ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, आगे फ्यूचर में भी ज्यादा हेल्प, कि हाँ रूट क्या है, यानी गैल्वेनिक सेल वर्क कैसे करता है। आगे मैं बताऊंगा कि क्यों आजकल लिथियम आयन बैटरीज का ट्रेंड ज्यादा है, क्यों वो सबसे ज्यादा यूज होती है उसका, बट वो भी बाद की बातें। पहले वापस इस पर आओ। यानी आज की डेट में यूं कह दो कि लिथियम जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेटल निकल के आ रहा है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। बिकॉज ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाएंगे तो इतनी सारी बैटरीज बनेगी तो इसके लिए लिथियम ही नहीं है इतना। अभी रिसेंटली कल परसों जम्मू कश्मीर में लिथियम कुछ डिस्कवर हो गया, तो ऐसा लगता है कि सोना मिल गया हो, उससे ज्यादा हाँ वाइट को। तो वो इतना ज्यादा डिमांड में लिथियम आयन, बिकॉज बैटरीज के कारण, कि ये कहा जाता है कि अगले 3-4 सालों में लिथियम की इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी कि उतना तो वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसमें लिथियम आयन बैटरीज। और लिथियम का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपने ज्यादातर कारों में देखा होगा लेड की बैटरीज यूज होती है। डिफरेंस केवल इतना है कि लेड का एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा होता है, लिथियम का एटॉमिक वेट बहुत कम होता है। तो लिथियम बैटरीज लाइटेस्ट होती है, लाइटेस्ट मेटल जो है दैट इज लिथियम। 1 मोल लिथियम का मास 7 ग्राम होता है, और 1 मोल लेड का मास 208 ग्राम। तो वो बेसिक जो डिफरेंस है वो उनके एटॉमिक। इसीलिए बैटरीज कौन सी यूज होती है? लिथियम आयन बैटरी। तो इसलिए बेसिक नॉलेज, यानी छोटी छोटी चीजें क्लिक स्ट्राइक करनी चाहिए कि क्या किया जाए, वो वाली बात। तो चलिए वापस इस पर आते हैं। अब कोई भी जो गैल्वेनिक सेल होता है, यानी मेरा ये कहना है कि आगे चल के आप किसी भी फील्ड में जाओ, बेसिक नॉलेज ज्यादा जरूरी होती है। छोटी छोटी चीजें ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको बाइक बनानी, कुछ करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाना, लेकिन सबसे आज मोबाइल या इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? उसकी बैटरी लाइफ। ठीक है, सॉफ्ट मेजर पार्ट तो क्या फोन करना है उसमें काम आता है, लेकिन बैटरी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए।
वेट कम होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पर आ गया। कार में भी बात करो, एरोप्लेन में भी बात करो, ट्रेन में भी बात करो, तो ये सारी चीजें वहां पर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। चलिए वापस यहाँ आते हैं, तो सेल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर। तो कोई भी जो सेल होता है उसमें हमें पता है कि एनोड होता है और कैथोड। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होती, रिएक्शन एट एनोड। तो यहां पर देखें तो एनोड पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, दोनों को क्या कर दो ऐड, तो इसे बोला जाता है सेल रिएक्शन। कॉपर +2 प्लस जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 प्लस कॉपर। यानी एक तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक जो सेल रिएक्शन होती है वो हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होगी, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। यानी किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, किसी न किसी का रिडक्शन होना चाहिए एक सेल रिएक्शन। और ये भी जरूरी है कि ऑक्सीडेशन एक अलग जगह है, रिडक्शन एक अलग। वैसे यही रिएक्शन हो जाएगी अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डाल दो, रिएक्शन तो यही हो जाएगी। बट क्या करंट निकल के आएगी यहां से, निकल के करंट जंप कर रही है। यहाँ क्या हो रहा है, आपस में एडजस्टमेंट हो गया, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे ने गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन वायर में क्यों आएंगे, वायर में आएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि सर मैंने पानी में इसमें वायर डिप कर रखा, देखो सर यहां से यहाँ, अरे भाई वो वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा। उसके लिए जरूरी कि एक जगह ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह, ताकि यहाँ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ फ्लो करे। तो एक सेल रिएक्शन जो होती है, यानी एक लिखो इसको और एक लाइन और लिख लो, a cell reaction must be a redox reaction in which oxidation and reduction must occur at separate places. Must occur at separate places. अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट हो रहा था, कभी कभी ये पूछा जाए क्या इस सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो ऐसा लगता नहीं सर दिख तो नहीं रहा है, तो आंसर आ जाता नो, लेकिन इन्वॉल्व है। क्योंकि ये एक्चुअल में रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरी जगह तो आपने उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, कैंसिल। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। पूछा जाए कितने, तो कह सकते हो 2, ये नहीं कि 2 और 2 4, वही 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज कर रहा है उसी को ये गेन कर रहा है। तो सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज तो होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होते, इन्वॉल्व है लेकिन दिखते नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है वो भी समझ में आ गया, बट अब कोई भी सेल आप डेली लाइफ में यूज करते हो तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस सेल का सेल पोटेंशियल कितना है। जैसे नॉर्मली हम टॉर्च में जो सेल यूज करते हैं ना 1.5 वोल्ट के होते हैं, तो उस सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा। तो अब एक सिंपल सा तो तरीका क्या है कि वोल्ट मीटर लगा दो, उसकी रीडिंग आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि सेल का सेल पोटेंशियल कितना है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम थियोरेटिकली फाइंड आउट करें, तो अब एक सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है इसको हम लिखते हैं ई सेल से। अगर केवल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या लिखा जाता है, ई ऑक्सीडेशन। हाँ लिखा ई से जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस है इनफैक्ट, ध्यान रखना। एक और छोटी सी चीज बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां पर अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के कारण आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ई ऑक्सीडेशन। जहां रिडक्शन की रिएक्शन के कारण हो रहा है, ए रिडक्शन। तो यहां पर हमें इस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन और ई सेल, इसको आपस में रिलेट करना है कि अगर मुझे ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन पता तो क्या ई सेल दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी क्या ई ऑक्सीडेशन इंटू ई रिडक्शन कर दे तो क्या ई सेल आ जाएगा, या ये प्लस होंगे या माइनस होंगे, ये अब हमें देखना है। हमें सेल पोटेंशियल को थियोरेटिकली फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पहले किसी और पैरामीटर से रिलेट करना होगा। किससे रिलेट करना होगा, तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डेल्टा जी। आ गया गिब्स वापस, नहीं याद है कहां आया था, डेल्टा जी। एक स्टेटमेंट हमने लिखा था, डेल्टा जी हमें क्या बताता है, नॉन पीवी वर्क, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इक्वल्स टू दी नॉन पीवी वर्क। याद है नॉन पीवी वर्क, कुछ एग्जांपल्स बताए थे क्या, पीवी वर्क और बाकी कौन से, पीवी वर्क जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे हो तो नॉन पीवी वर्क कौन सा, इलेक्ट्रिक वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क जहां पर कोई पिस्टन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्क, और ये भी एक तरह का क्या है, नॉन पीवी वर्क। तो इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो आप कह सकते हो वो एक तरह का नॉन पीवी वर्क ही है। इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस पर Q चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक वर्क कितना होगा, Q इंटू V। हाँ आप चाहो तो इसको चार्ज को ऐसे भी लिख सकते हो, I मल्टीप्लाइड बाय T इंटू V, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट क्या होती, कूलॉम पर सेकंड, इतना चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम तो क्या जाएगा, चार्ज। ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला। बट यहां पर हम केमिस्ट्री में जो चार्ज कैलकुलेट करेंगे वो करंट से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके लिए पहले देखते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितने, Na 10 की पावर 23 वाली टर्म, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है, 96,000 लगभग 500, अदरवाइज 487 के आसपास कुछ आता है, बट हाँ 96,500 कूलॉम्स ये आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी। और इसी को हम और क्या बोल देते हैं, 1 फेराडे, यानी 1 फेराडे यानी 96,500 कूलॉम्स। ये क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर 2 फेराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर किसी वायर के थ्रू n मोल्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, NF। ये F यूनिट की तरह भी यूज होता है और कांस्टेंट की तरह भी यूज होता है, यानी 5 फेराडे 10 फेराडे यूनिट हो गई। और कोई पूछे 1 फेराडे किसके बराबर है, 96,500, राइट। तो यहां पर मान लो n मोल्स इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू मूव कर जाते हैं तो कितना चार्ज फ्लो कर गया, n इंटू एफ, n मोल्स है तो n इंटू 5, तो चार्ज कितना हो गया, n f। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिख रहे हैं, E से, पोटेंशियल डिफरेंस को E से, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, NFE, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क।
यानी इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला QV बोल दो, VIT बोल दो, NFE बोल दो, कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो डेल्टा G इक्वल्स टू क्या जाएगा, -NFE। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिलेट कर दिया आपने, डेल्टा G से। अगर मुझे डेल्टा G पता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, तो जहां पर ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है 96,500, E क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिखो फॉर्मूला। कह सकते हो इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है डेल्टा G इक्वल्स टू -NFE। ज्यादा फॉर्मूले नहीं है इस चैप्टर में, बहुत लिमिटेड है। अब इसका यूज क्या है, चलिए फिर वो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन क्या है, कैसे इससे ई सेल निकल के आएगा। बट मैं फिर से कह रहा हूं अगेन, एक हर दिन रेगुलरली पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। और मेरा मानना है कि आयनिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस में एक ही क्वेश्चन आता है, ये अलग बात है, बट जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक तो आ ही जाता है, कभी दो भी आते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत और घुस जाता है, क्योंकि आप में से बहुतों का किसी का आधा हो रखा है, किसी ने छोड़ रखा है, क्या किया हुआ है। खैर अभी उसको साइड में रखो, पहला फोकस तो अलग। यहाँ इसका होमवर्क नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 50, 60, 70 जो भी दूंगा इस चैप्टर में, आज के लिए तो कोई होमवर्क नहीं है। तो ज्यादा अच्छा है कि जिनको छूटा हुआ है आयनिक वो उसको कवर कर। होमवर्क क्या दिया था मैंने, आयनिक का कुछ दिया तो था नहीं दिया, तो वही होमवर्क है, एक्सरसाइज फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। एक्सरसाइज फॉर लेवल 1 आयनिक का नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम होमवर्क किसका करेंगे, आयनिक एक्सरसाइज 4 लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, चलिए, थैंक यू।